तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एम क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक था वो था अलंकार। अलंकार के सारे भेद हम पढ़ लिए थे और ये शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में हमने अनुप्रास को कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार में। वक्रोक्ति अलंकार भामा ने वक्र शब्द और अर्थ की उत्पत्ति को काव्य अलंकार मानकर और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानकर इस अलंकार को सर्वाधिक महत्व दिया है। शब्द और अर्थ दोनों में वक्रोक्ति होने के कारण श्लेष की तरह ये विवाद है कि ये शब्दालंकार में परिगणित हो या अर्थालंकार में। रुद्रट ने इसे शब्दालंकार के रूप में स्वीकार कर इसके दो भेद किए। पहला है श्लेष वक्रोक्ति, दूसरा है काकू वक्रोक्ति। और वामन जी ने इसे उपमा प्रपंच के अंतर्गत अर्थालंकार माना है। मम्मट ने इसे शब्दालंकार के अधीन रखा है। उनके अनुसार वक्रोक्ति का तात्पर्य किसी अन्य अभिप्राय से कहे हुए वाक्य आगे देखते हैं का दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकू उक्ति इसे अन्य अर्थ कल्पित किया जाना। जयदेव ने इसे अर्थालंकार में स्थान दिया है। यानी वक्रोक्ति को जयदेव जी ने अर्थालंकार में स्थान दिया है। ये श्लेष तथा काकू से वाच्यार्थ बदलने की कल्पना है। काकू और श्लेष शब्द शक्ति के ही अंग हैं, अतः इस अलंकार को अधिकतर आचार्यों ने शब्दालंकार में ही रखा है। अब आगे देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष पहला भाग है भंग पद और दूसरा है अभंग पद होता है श्लेष वक्रोक्ति का। भंग पद श्लेष वक्रोक्ति का एक उदाहरण इस प्रकार है। प्रश्न है जैसे आई गौरवशालिनी मनन आज, सुधा स्मित क्यों बरसती नहीं। उत्तर में दिया गया है निज कामिनी को प्रिय गो अवसा, अलनी भी कभी कही जाती नहीं कहीं। ये काव्य कल्पद्रुम में दिया गया है। मतलब काव्य कल्पद्रुम मेरी समझ से श्रीपति की रचना है, उसी में। आगे देखते हैं यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है। मतलब बता रहे हैं कि यहाँ नायिका को नायक ने गौरवशालिनी कहकर मनाना चाहा है। नायिका ने नायक से इतनी तंग और चिढ़ी थी कि अपने प्रति इस गौरवशालिनी संबोधन से चिढ़ गई, क्योंकि नायक ने उसे एक नायिका का गौरव देने के बजाय गौ साधी गाय जिसे जब चाहो चुमकार कर मतलब गांठ लो, अवसा लाचार, अलनी यों ही मंडराने वाली मधुपी समझकर लगातार तिरस्कृत किया था। नायिका ने नायक के प्रश्न का उत्तर ना देकर प्रकारांतर से वक्रोक्ति या टेढ़े ढंग की उक्ति से यह कहा, हाँ तुम तो मुझे गौरवशालिनी ही समझते हो, अर्थात गौ धन अवसा धन अलनी गौरवशालिनी। अच्छा, गौरवशालिनी का संधि विच्छेद होगा गौ धन अवसा धन अलनी, यहाँ पर गौरवशालिनी। जब यही समझते हो तो तुम्हारा मुझे गौरवशालिनी कहकर पुकारना मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। नायिका के उत्तर में यही दूसरा वक्रता से छिपा हुआ है। मतलब वक्रोक्ति इसलिए बोला गया है जिससे नायक को अवश्य समझना पड़ा होगा। कहा कुछ जाए और समझने का अर्थ कुछ और ग्रहण करे, इस नाते यहाँ वक्रोक्ति है। इस वक्रोक्ति को प्रकट करने वाले पद गौरवशालिनी में दो अर्थ हैं। एक तो गौरवशालिनी है, दूसरा गौ अवसा अलनी। श्लिष्ट होने के कारण यहाँ श्लेष वक्रोक्ति है और इस गौरवशालिनी पद को गौ अवसा अलनी
गौधन अवसाधन अलिनी में तोड़कर दूसरा श्लिष्ट अर्थ लेने के कारण यहाँ भंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। तो ये था हमारा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब आते हैं अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देखते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। ये नूरजहाँ का है, मतलब भक्त, उसी में मतलब दिया गया है ये उदाहरण। यहाँ जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा एक ही कबूतर तुम्हारे पास है, अपर मतलब दूसरा, अपर मतलब दूसरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया। नूरजहाँ ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाते हुए कहा अपर, अपर मतलब बेपर, कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर, सपर मतलब पर वाला था, सो उड़ गया। अपने प्यारे कबूतर के उड़ जाने पर जहांगीर की चिंता का मखौल नूरजहाँ ने उसके अपर मतलब दूसरे कबूतर की अपर बेपर के बजाय सपर मतलब पर वाला सिद्ध वक्रोक्ति के द्वारा उड़ाया। यहाँ अपर शब्द को बिना तोड़े ही दूसरा और बेपर वाला दो अर्थ लगने से अभंग श्लेष हुआ है। अब आ जाते हैं अगले अलंकार पे, उसको काकू वक्रोक्ति। हम लोगों ने श्लेष वक्रोक्ति को दो भागों में किया था ना, भंग पद और अभंग पद। अब आ जाते हैं काकू वक्रोक्ति पे। काकू वक्रोक्ति का परिभाषा देखते हैं। कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काकू वक्रोक्ति है। यहाँ अर्थ परिवर्तन मात्र कंठ ध्वनि के कारण होता है, शब्द के कारण नहीं, अतः यहाँ अर्थालंकार है। किंतु मम्मट ने इसे कथन शैली के कारण शब्दालंकार माना है। काकू वक्रोक्ति का उदाहरण देख लेते हैं। लिखन बैठ जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। ये बिहारी लाल की पंक्ति है। इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार है। यहाँ उच्चारण के ढंग अर्थात काकू के कारण भय न केते कितने न हुए का अर्थ सभी हो जाता है। इस प्रकार वक्रोक्ति में चार बातें होनी आवश्यक है। पहली है कि वक्ता की उक्ति, दूसरी है उक्ति का अभिप्रेत अर्थ, तीसरा है श्रोता द्वारा उसका अर्थ लगाया जाना, चौथा है श्रोता द्वारा लगाए अर्थ का प्रकट भी होना। आइए आगे देखते हैं। वक्रोक्ति श्लेष में भेद क्या क्या है। वक्रोक्ति और श्लेष में भेद पढ़ते हैं। दोनों में अर्थ चमत्कार दिखाया जाता है। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मरोड़ या उक्ति के ध्वन्यार्थ द्वारा प्रकट होता है। मुख्य अंतर इतना ही है। अब ये तो था हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार में हमने अनुप्रास को पढ़ लिया, अनुप्रास से कितने भेद हैं उसको पढ़ लिया। अब आ जाते हैं अर्थालंकार पे। अर्थालंकार आइए देखते हैं। अर्थालंकार में पहला अलंकार जो है उपमा है। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है हम लोग पढ़ रहे थे, फिर से देख लेते हैं। उपमा दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ है समानता, तुलना या बराबरी। उपमा के लिए चार बातें आवश्यक हैं। पहली बात है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा दी जाए। समानतावाचक पद जैसे ज्यों, समसी, तुल्य, नाई इत्यादि। समान धर्म, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द उपमा कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी। तो ये उदाहरण है
इस उदाहरण का विश्लेषण विश्लेषण इस प्रकार होता है। कांति कांति उपमेय है और नीरद उपमान है। सी समानतावाचक पद है। कल समान धर्म है। अब आ जाते हैं रूपक अलंकार। इसको भी दोबारा से देख लेते हैं। रूपक उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। उपमेय का उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी सोए। ये कौन सा अलंकार का उदाहरण है? तो रूपक। ये प्रसाद जी की पंक्ति है। वैसे आगे देखते हैं। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, क्रमशः पनघट और नागरी जो उपमान है, उपमान का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। अच्छा, तो ये था रूपक अलंकार। अब आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय मतलब प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर, निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें ना तो पूरा संदेह होता है और ना पूरा निश्चय। तात्पर्य यह है कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों में देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की ही न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है जिसमें वाचक पदों का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। फूले खास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है। आगे देखते हैं। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। और यहाँ काश के फूल उपमेय है। यहाँ पे में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे मतलब उपमान, वर्षा ऋतु के बुढ़ापे यहाँ पे उपमान है की संभावित कल्पना की गई है। इस कल्पना से अर्थ का चमत्कार प्रकट होता है। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बुढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती है। उपमा में जहाँ सा, तरह आदि वाचक पद रहते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा में मानो, जानो और मनहु, ज्यों त्यों शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है। जैसे आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। उत्प्रेक्षा अंजन सा अंधेरा उपमा से अधिक जोरदार है। आइए आगे देखते हैं। उपमेय उपमा अलंकार उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेय उपमा कहते हैं। इसमें 2 तरह की भिन्न उपमाएं होती हैं। उदाहरण है, राम के समान शंभु शम राम हैं। यहाँ 2 उपमाएं एक साथ आई हैं, पर दोनों उपमाओं के उपमेय और उपमान क्रमशः उपमान और उपमेय में परिवर्तित हो गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमेय उपमा अलंकार। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय को उपमान जहाँ बिल्कुल ग्रस ले, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। यहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन ना होकर
सिर्फ मान का वर्णन होता है। एक उदाहरण लीजिए, देखते हैं। बांधा था विदुको किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो ये प्रसाद की पंक्ति है, इसमें कमानी से ली गई है और ये यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार होएगा, पढ़ा चढ़ा कर बात को मतलब कहा गया है उदाहरण के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु चंद्र से, मुख का काली जंजीरों से, केस और मणि वाले फड़ियों से मतलब मोती से भरी मांग का बोध होता है। तो ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अब आते हैं प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। 6 नंबर पे है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। हम लोग अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, उसमें 6ठा प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों से एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सिंह सुता क्या कभी सिंह सुता क्या कभी सियार से प्यार करेगी, क्या परनर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। यहाँ दोनों वाक्यों में पूर्वार्ध मतलब उपमान वाक्य का धर्म प्यार करना उत्तरार्ध है। उपमेय वाक्य में हाथ धरना के रूप में कथित है। वस्तुतः दोनों का अर्थ एक ही है। एक ही समान धर्म सिर्फ शब्द भेद से 2 बार कहा गया है। आगे देखते हैं। प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत में भेद क्या है। मुख्य भेद इस प्रकार है। तो पहला है, प्रतिवस्तु उपमा में समान धर्म एक ही रहता है, जिसे 2 भिन्न शब्दों के प्रयोग से कहा जाता है, किंतु दृष्टांत में समान धर्म 2 होते हैं, जो 2 शब्दों के प्रयोग से कहे जाते हैं। दूसरा अंतर है, प्रतिवस्तु उपमा के दोनों वाक्यों में एक ही बात रहती है, जिसे 2 वाक्यों द्वारा कहा जाता है। दृष्टांत में एक वाक्य का धर्म दूसरे में एक समान नहीं होता। इन 2 अलंकारों में इतनी समानता है कि पंडित राज जगन्नाथ ने इन्हें एक ही अलंकार का भेद माना है। मतलब इन 2 अलंकारों में इतनी समानता है कि पंडित जगन्नाथ ने इन्हें एक ही अलंकार माना है, प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत को। अब आगे देखते हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए, तो वहाँ अर्थान्यास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, बड़े नहूजे गुणन बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। ये भी बिहारी लाल की पंक्ति है, जो कि रीति काल के कवि हैं, रीति सिद्धि काव्यधारा में। तो यहाँ पे इनकी पंक्ति में अर्थान्यास अलंकार है। ठीक है। यहाँ सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। पूर्वार्ध से सामान्य की बात कही गई है, इसका समर्थन विशेष बात कहकर किया गया है। तो 8 नंबर पे चलते हैं हम लोग। अलंकार काव्यलिंग अलंकार। ये किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यहाँ किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति का कारण अवश्य दिया जाता है। बिना ऐसा किए वाक्य की बातें अधूरी रह जाएंगी। एक उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वही खाए बौरात नर, ई पाए बौराए। तो ये भी बिहारी लाल की पंक्ति है और यह इसमें काव्यलिंग अलंकार है, मतलब यमक अलंकार भी आता है। धतूरा खाने से नशा होता है, पर सुअर पाने से ही नशा होता है।
यहाँ एक अजीब बात है। यहाँ इस बात का समर्थन किया गया है कि स्वर्ण में धतूरे से अधिक मादकता है। दोहे के उत्तरार्ध में इस कथन की पुष्टि हुई है। धतूरा खाने से नशा चढ़ता है, किंतु स्वर्ण पाने से ही मद की वृद्धि होती है। यह कारण देकर पूर्वार्ध की समर्थनीय बात की पुष्टि की गई है। अब आते हैं उल्लेख 9 नंबर पे उल्लेख अलंकार, जहाँ अब वो तो थी काव्यलिंग अलंकार था। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ पे उल्लेख अलंकार। अब आ जाते हैं विरोधाभास अलंकार पे। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन। यहाँ बैन शून्या और सुनत न बैन में विरोध दिखाई पड़ता है। सच तो यह है कि दोनों में वास्तविक विरोध नहीं है। यह विरोध तो प्रेम की तन्मयता का सूचक है। अब आगे देखते हैं स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार में क्या है? किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यह सादगी में चमत्कार रहता है। उदाहरण है, चितवन भोरे भाई की, गोरे मुख मुस्कान, लगन लटक आली भरे, गरे चित खटकति नित आन। ये भी बिहारी की पंक्ति है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। नायक नायिका की सखी से कहता है, नायक जो है नायिका की सखी से कहता है कि उस नायिका की वह भोलेपन की चितवन, वह गोरे मुख की हंसी और वह लटक लटक कर सखी के गले लिपटना, ये चेष्टाएं नित्य मेरे चित्त में खटका करती हैं। यह नायिका के जिन आंगिक व्यापारों का चित्रण हुआ है वह सभी स्वाभाविक हैं। कहीं भी अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया गया है। इसमें वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति की अवस्थाओं या स्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है। दृष्टांत अलंकार देखते हैं, 12 नंबर पे है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके असाधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन ही परिपूर्ण है, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ये सुख दुख और शशि तथा घन में बिंब प्रतिबिंब भाव है। तो ये था हमारा अलंकार टॉपिक जो कि आज समाप्त होता है। 2 कक्षाओं में से हमने कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद आप सभी का।